कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये एक टेबल दी हुई है हमें, जिसमें बताया गया है कि टोटल 5 होटल्स हैं, जिनमें टोटल नंबर ऑफ रूम्स ये दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें हमें बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स में से ये रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रूम्स वेकेंट है, ठीक है। और नोट में एक चीज दी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल इन अ होटल इज इक्वल टू वेकेंट प्लस ऑक्यूपाइड रूम्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम्स इन होटल BCE। अगर हम यहाँ पे एक टेबल बना ले, इसको थोड़ा सा बढ़ा ले ऐसे, और ये ऑक्यूपाइड नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पे हम नोट डाउन कर ले। टोटल रूम हमारे पास 220 है, वैकेंट रूम हमारे पास 110 है, ऑक्यूपाइड भी हमारे पास 110 रूम्स होंगे। इसी तरह 250 टोटल रूम्स है, 150 वेकेंट है, तो 100 हमारे पास ऑक्यूपाइड होंगे। 280 माइनस 180 100, 360 सॉरी 260 माइनस 130 130, 310 माइनस 120 80 90 190, ठीक है। अब हमें एवरेज निकालना है ऑक्यूपाइड रूम्स B, C and E 390 डिवाइडेड बाई 3, 130 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, इन होटल F टोटल नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल इज 25% मोर देन दैट ऑफ C and total number of rooms occupied is 40% more than that of rooms vacant in hotel E. Find the total number of rooms vacant in hotel F. हमें कह रहा है, मान लीजिए होटल F है, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स हैं वो 25% मोर देन दैट ऑफ C है। तो C में हमारे पास 280 है, 280 का 25% मोर मतलब 5/4, ये 70 टाइम्स टोटल रूम्स हो गए हमारे पास 350 हो गया। फिर हमें बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड है वो 40% मोर है टू द नंबर ऑफ वेकेंट रूम्स ऑफ होटल ई है वेकेंट 120 है, 120 का 40% मीन्स 14/10 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जो 28 168, ये है ऑक्यूपाइड रूम्स, ठीक। ये है टोटल रूम्स, हमें फाइंड आउट करना है वेकेंट, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिट प्लेस पे 2 आना चाहिए, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आगे करने की जरूरत भी नहीं है। आंसर मिल गया हमें, कहाँ चला गया। फिर क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ रूम इन होटल ए इज X रुपीज, कॉस्ट ऑफ रूम इन होटल C इज ₹Y. If the revenue generated from hotel A is 55,000 and the ratio of the revenue generated from C to A is 10:11, find the sum of X and Y. अब हमें इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो भी हमारे रूम है होटल्स के, उनका पर डे का कुछ चार्ज होगा, उससे होटल को रेवेन्यू जनरेट होगा होगा अब जो पर डे का ए होटल का रूम टैरिफ है वो X रुपीज है, होटल C का Y रुपीज है। होटल ए से टोटल रेवेन्यू 55,000 जनरेट हो रहा है, तो ये C/A का रेशियो, अगर C/A का रेशियो 10:11 है हमारे पास, और ये रेवेन्यू का रेशियो है, ठीक। और हमें पता है होटल ए से रेवेन्यू 55,000 जनरेट हो रहा है, तो होटल सी से टोटल रेवेन्यू 50,000 जनरेट होगा, बिल्कुल होगा। अब एक बात बताइए, जो रेवेन्यू होगा वो होटल के टोटल नंबर ऑफ रूम से होगा, वेकेंट रूम से होगा कि ऑक्यूपाइड रूम से होगा। मान लीजिए एक होटल है, उसमें 10 कमरे हैं, तो जब तक होटल में हम जाके रूम बुक नहीं करेंगे,
तब तक उस होटल का रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं होगा। मतलब ना नंबर ऑफ रूम से मतलब है, ना नंबर ऑफ वेकेंट रूम से मतलब है। टोटल जो रेवेन्यू है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑक्यूपाइड रूम से। ठीक, तो होटल ए के ऑक्यूपाइड रूम्स है 110, होटल सी के ऑक्यूपाइड रूम्स है 100। अब यहाँ पे अगर हमें 110 रूम से 55,000 रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और 100 रूम से अगर 50,000 रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हमें एक रूम का रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल है, 11 5 से 55, 500 प्लस 500 ये हो जाएगा 1000। हमें एक्स प्लस वाई का, एक्स और वाई का सम ही तो फाइंड आउट करना है। ये आ गया 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स वेकेंट इन डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन बी। वेकेंट रूम्स ऑफ डी, डी में वेकेंट रूम है 130। ठीक है, फिर कहा जा रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन होटल बी, बी में टोटल रूम्स है 250, 130 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 250। मान लीजिए इंटू 100 हम कर देते हैं 004, ये आ गया 13 4 से 52, 52% आंसर हो गया हमारा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड इन होटल ए एंड डी टुगेदर। तो पहले ऑक्यूपाइड रूम्स होटल ए एंड डी का देख लेंगे, ए का और डी का। 240, 110 प्लस 130 ये हो गया 240। फिर कहा जा रहा है आर हाउ मेनी मोर और लेस देन नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड इन ई एंड बी टुगेदर। ई, बी एंड ई, ये हो गया 100 प्लस 190 290, 290 और 240 का डिफरेंस हो गया 50, 50 हो गया हमारा आंसर। ये इस टेबल से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया। और ये देख लीजिए, जब हम स्टार्टिंग में ही ऑक्यूपाइड रूम्स की वैल्यू लिख लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन और भी ईजी हो जाती है और टाइम बहुत सेव होता है। तो इस चीज़ का एग्जाम में बहुत खास ध्यान रखना है कि हम कहाँ से टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56 से 66 तक हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, देखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये लिखा हुआ है, इसको हम 99 लिख सकते हैं, इसको हम 20 लिख सकते हैं, इसको 101 रहने दीजिए और इसको 108 लिख सकते हैं। 99 में से 101 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 माइनस 2 दैट इज 18 आएगा। 18 इज इक्वल टू 108। ये कुछ क्वेश्चन गलत है क्या, यहाँ पे कुछ तो सिंबल का मिसप्रिंट। एक मिनट, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेंगे। ये थोड़ा सा एरर था यहाँ क्वेश्चन में। यहाँ पे ये 107 अपॉन एक्स, मतलब अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये है अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 28, इसको लिख सकते हैं, ये नीचे 2 मतलब ये स्क्वायर है, माइनस 1180 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर 784 माइनस 1180 प्लस 400, ये हो जाएगा 1184। ये 1184 माइनस 1180 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर दैट इज 16। 16 हो जाएगा हमारा आंसर। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस हो जाए हमारे पास। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको हम 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 20% को हम 1/5 ही लिख देते हैं। 1/5 इंटू 190 माइनस एक्स इज इक्वल टू 19। 19 का स्क्वायर हो गया
हमारे पास 361 माइनस 190/5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, माइनस 38 माइनस x इज इक्वल टू 90। x इधर चला जाएगा, 90 इधर आ जाएगा, इसमें 90 ऐड कर देंगे, 128। 361 से 128 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 3। 3 वाला एक ही ऑप्शन है मेरे पास, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 233 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों टाइम वेस्ट करना एग्जाम में, हमें टाइम सेव करना है एग्जाम में। फाइन। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, 32 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 4 इंटू 128 इज इक्वल टू, ये है 2 टू द पावर x फाइंड आउट करना है। 4 8 जा 32, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये होता है 2 की पावर 7, होता है ना 2 की पावर 7। ये हो जाएगा 3 + 7, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24%, 4, इसको 450 लिख देंगे। ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी 16 का स्क्वायर है, 256 माइनस ये 3√60, 4 लिख सकते हैं, ये हो जाता है 4। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 12, 12 9 जा 108 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 माइनस 4, 252। 252 में से 108 माइनस करेंगे, 12 माइनस 8 4, ये 4, कुछ गड़बड़ है क्या, ये है 24 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 450 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 माइनस 4, ठीक, ये हो जाएगा 252। ये 9 टाइम्स 2 टाइम्स 12, 12 9 जा 108 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 252। 252 में से 108 माइनस करेंगे, ये आएगा 4, ये आएगा 4, ये आएगा 1, 144 आएगा, ये गलत हो जाता है, यहाँ 144 होगा। ये होता है 12 का स्क्वायर, 12 हो जाएगा हमारे पास हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है सॉल्व करने में, बस दिमाग ये लगाना होता है कि हम टाइम कहाँ सेव कर सकते हैं अपना, अपनी कैलकुलेशन हम कितनी फास्ट कर ले कि एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस पेपर में आए हैं उतने अगर हमने अटेम्प्ट कर लिए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो ही जाना है। बस स्ट्रैटेजी ये बनानी है कि हम सारे क्वेश्चन सही सही अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से, यहाँ से हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से, अर्थमेटिक के क्वेश्चन से स्टार्ट है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि इन अ मिक्सचर द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज x लीटर्स एंड वाटर इज 8 लीटर। कोई भी पानी और दूध का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क की क्वांटिटी जो है वो x लीटर्स है और वाटर की 8 लीटर्स है। फिर हमें कहा जा रहा है कि 5 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 6 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर सो दैट मिल्क बिकम 75% ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। इतना हम पानी, दूध और इतना और पानी उस मिक्सचर में हम और मिला देते हैं तो जो फाइनल मिक्सचर बनता है उसमें जो टोटल मिक्सचर है उसका 75% मिल्क हो जाता है। फिर हमें कहा जा रहा है कि 10 लीटर्स ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज रिमूव्ड। फिर पूरे मिक्सचर में से हम 10 लीटर मिक्सचर हटा देते हैं तो हमारे पास मिक्सचर की कितनी क्वांटिटी बची, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें कह रहा है बिल्कुल हम बस वैसे ही करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है हमारे पास x लीटर मिल्क है, 8 लीटर वाटर है, ठीक है। 5 लीटर्स हम प्योर मिल्क ऐड करते हैं, 6 लीटर हम वाटर ऐड करते हैं।
तो जो मिल्क है वो 75% हो जाता है। तो अगर मिल्क 75% हो गया, मिक्सचर 100% का है, तो 25% वाटर हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक, x प्लस 5 इज इक्वल टू 42। ठीक है, ये इधर जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू। अब हमारे पास मिक्सचर कितना है, तो पहले तो ये 37 यहाँ प्लस 5 42 मिल्क हो गया, और 8 और 6 14 वाटर हो गया। तो टोटल हमारे पास 56 लीटर टोटल मिक्सचर हुआ। अब 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इसमें से हम निकाल देंगे तो 46 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो कह रहा है कि 10 लीटर हम मिक्सचर को हटा देते हैं, तब हमारे पास रिमेनिंग कितनी क्वांटिटी बचेगी। तो 56 लीटर में से 10 लीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 46 लीटर्स हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये एक राइट एंगल मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इजी ही है। इसमें कहा जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, हाइपोटेनस 8√10 है, और जो बेस है वो हाइट का हाफ है। तो अगर हाइट 2h है तो बेस h हो जाएगा। फिर हमें कहा जा रहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट इस राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर है, और जो रेडियस है वो उसकी बेस के बराबर है। तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है 2πRh। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हम यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे, तो 8 8 जा 64 इंटू 10 640 इज इक्वल टू 4h² प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 + 1 5, 5 इधर आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। ये हो जाएगा h² इज इक्वल टू 128। ये आएगा हमारे पास, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 4h² प्लस h² 5h², यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, और √10 की वैल्यू 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 128, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 4 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 6, ये हो गया 64 इंटू 2, मतलब ये 8√2 आ गया हमारे पास h। ठीक, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर देना है। 2πr है हमारा h, मतलब 8√2, और जो हाइट है वो 2h है, ये हो जाएगा 16√2। ठीक है, 2 पाई इंटू 16 8 इंटू 8 इंटू 2 16, तो ये हो जाएगा 16 16 256 इंटू 2, ये √2 पाई, 2 6 जो 12, 2 5 जो 10 11, 512 पाई हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस कैलकुलेशन थी। यहाँ से हमें h² इक्वल टू 128 मिला, तो h की वैल्यू हो गई 8√2। अब ये हो जाएगा हमारा 8√2, और ये हो जाएगा हमारा 16√2। बस इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर हमारा आ जाएगा 512 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, दूसरी स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, हमें बताया जा रहा है कि स्पीड ऑफ p टू स्पीड ऑफ q इज 5:8 है। ठीक है, फिर पी डी डिस्टेंस 3 आवर्स में कवर करता है, और क्यू डी प्लस 40 किलोमीटर 2.5 घंटे में कवर करता है। फिर बताया जा रहा है कि पी अगर अपनी स्पीड को 25% इंक्रीज कर लेता है, तो पी को डी प्लस 180 डिस्टेंस कवर में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पहले तो पी की स्पीड मान लीजिए 5x है हमारे पास, और क्यू की स्पीड 8x है। ठीक है, अब हमें बताया जा रहा है कि पी 3 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5x की स्पीड से, और Q 2.5 आवर्स लेता है D प्लस 40 किलोमीटर कवर करने में 8x की स्पीड से।
तो अगर यहाँ से हम d की वैल्यू देखें तो 15x हम पुट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर हम 15x प्लस 40/8x कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 15x प्लस 40। ये इधर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। हमें क्या चाहिए, p की स्पीड चाहिए। p की स्पीड हो जाएगी 8 इंटू 5 40। ठीक है, वो अपनी स्पीड 25% इंक्रीज कर लेता है, मतलब 5/4। अब p की स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हमारे पास x की वैल्यू 8 है, ये 40 है, 5 इंटू 8 जो 40 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 120। डी की वैल्यू 120 है, ये 120 प्लस 180 मिलकर 300 हो जाएगा। तो अब हमसे पूछे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल 300, स्पीड हमारे पास 50, कितना लगेगा 6 आवर्स लगेंगे। कोई दिक्कत, सिंपल सा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें। ये क्वेश्चंस एक्चुअली में इतने लेंदी है नहीं और इतना प्रोसेस एग्जाम में करना भी नहीं है। ये तो मुझे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। वरना एग्जाम में तो स्टेप के क्वेश्चन, स्टेप के मार्क्स मिलने नहीं है तो हम क्यों करेंगे। हम मैक्सिमम चीज़ें ओरली करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये बस समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है और इतने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम ऑफ 5 consecutive multiples of 4 is 200, find the smallest multiple। 5 मल्टीपल्स हम लिख लेंगे 4 के, x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 12, x प्लस 16, 5 हो गए, इज इक्वल टू 200। तो 5x तो ये पहले ही हो जाएगा, 8 4 12, 12 12 24, 24 16 40, 200 ये इधर आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 160, x इज इक्वल टू 5 3 15, 5 2 12। ये हो गया 32 हमारा आंसर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 65, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताया जा रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मान लीजिए बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 4:1। फिर कह रहा है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम 8 आवर्स में कवर करती है। तो यहाँ से हम अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 किलोमीटर पर आवर हमारी अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई। और यहाँ से अगर हम रेशियो देखें तो 4 - 1, यही तो अप स्ट्रीम में करेंगे, बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करेंगे। तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर है, मतलब बोट की एक्चुअल स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की एक्चुअल स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब हमें कहा जा रहा है कोई दूसरी बोट है बी जो स्टिल वाटर में 2 किलोमीटर पर आवर, जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड है बोट ए की डाउन स्ट्रीम की स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। तो बोट ए की डाउन स्ट्रीम में बोट ए की स्पीड है 4, स्ट्रीम की स्पीड है 1। तो डाउन स्ट्रीम में ए की स्पीड हो जाएगी 4 + 1 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर और बी की स्टिल वाटर स्पीड है +2 मतलब 7 किलोमीटर पर आवर। ये बी की स्टिल वाटर में स्पीड है। ठीक, हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द टाइम इन मिनट्स टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। 24 किलोमीटर ट्रैवल करने में बोट जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड हो जाएगी 7 - 1 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ जाएगा 4 आवर्स, लेकिन हमें मिनट्स में चाहिए, ये हो जाएगा 240 मिनट्स हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन से, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक है, बशर्ते हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए, तभी हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इतने इजी क्वेश्चंस पेपर में छोड़ के आना भी हमारे सिलेक्शन ना होने का एक मेजर रीज़न है। ठीक है, तो इस चीज़ का एकदम बखूबी ध्यान रखना है कि कितना टाइम हम हर क्वेश्चन में सेव कर ले ताकि हम सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट करेंगे तो आंसर तो आ ही जाना है, इसका लेवल इतना अच्छा है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे,
इसके बाद के मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चंस और हैं, जिसमें से एक DI का है और बाकी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये हम लास्ट वीडियो में अपने कवर कर लेंगे, जो थर्ड पार्ट आएगा इस वीडियो का। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट भी कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चैनल नया है, जो भी सजेशन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अभी के लिए ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो वीडियोस अच्छे लगते हैं उनको लाइक करिए। और आगे आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो मेंशन कर दीजिए। नहीं तो बाकी जो मेमोरी बेस्ड पेपर है या जो भी RRB के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, तो ध्यान से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।